मेरी आज तक की सबसे डेंजरस कहानी मैं अगर कहना चाहूँ तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें मुझे पूर्णिमा दास ने कुछ ऐसे ऐसे विजुअल्स के बारे में लिख के बताया है जिसको अगर आप आँख बंद कर इमेजिन करते हैं तो आपकी रूह तक काँप जाएगी। आज की ये कहानी पूर्णिमा दास जी ने भेजी है। वो बहुत सालों पहले हिमाचल प्रदेश में नौकरी किया करती थी। उन्होंने अपना डिपार्टमेंट मेंशन तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश में करीबन 9 साल तक नौकरी की और वो उसी घर पे रही। और वो घर और किसी का नहीं पर मिताली वैशिष्ट का था। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है देवोलिना भट्टाचार्य और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है दी वाइल्ड वुमेन। एनीवेज, आइए हम लोग आज की कहानी की ओर चलते हैं। ये कहानी तब शुरू होती है जब पूर्वा दास अपने दूसरे बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के करीबन 8 से 9 महीने बाद उनको ये पता चलता है कि उनके छोटे से बच्चे को एक ऐसी बीमारी है जो कि ठीक करने के लिए उनको बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। और वो बहुत ही मिडिल क्लास घर से बिलोंग करती थी। अगर हम लोग कहें लोअर मिडिल क्लास तो गलत नहीं होगा। उनके जो हस्बैंड थे वो बहुत छोटी सी नौकरी करते थे और इस नौकरी से इन 4 लोगों का पेट भरने के बाद इस छोटे से बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना करीबन नामुमकिन था। इसीलिए उनके हस्बैंड ने ये सजेशन दिया पूर्वा दास को कि तुम ये बच्चा एडॉप्शन के लिए डाल दो, क्योंकि हम लोग इसको देख नहीं पाएंगे। लेकिन आखिर माँ तो माँ होती है। पूर्वा दास ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और अगर तुमको लगता है कि तुम इस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते तो मैं करूँगी। ये सुनने के बाद हस्बैंड जो थे उनके वो थोड़ा सा फ्यूरियस हो गए और बोलने लगे कि देखो, हमारा बहुत ही छोटा सा घर है और हम लोगों को यहाँ पे शांति से रहना है, तो तुम प्लीज़ इस बच्चे को एडॉप्शन के लिए डाल दो। पूर्वा दास नहीं मानी। वो इस बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उनका एक बड़ा बेटा भी था जो क्लास 4 में पढ़ता था। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो अपने बच्चे को एडॉप्शन के लिए तो बिल्कुल नहीं दे रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक बात, पूर्वा दास ने लव मैरिज की थी और इसी के कारण ना पूर्वा दास के मम्मी पापा उनको देखने आते थे और ना ही उनके हस्बैंड के मम्मी पापा। यानी कि हस्बैंड और वाइफ अपने बच्चे को पालने के लिए अपने हस्बैंड के इनकम के ऊपर निर्भर थे। बाकी कोई भी फाइनेंशियल सुख सुविधा नहीं थी। पूर्वा दास ने अपने हस्बैंड से ये बात की कि मैं ट्यूशन्स करवा लेती हूँ, मैं स्कूल ज्वाइन कर लेती हूँ, आखिर मेरे पास भी तो डिग्रियाँ है, मैं घर पे क्यों बैठूँ, मैं कुछ कर लेती हूँ, आखिर हमारा घर आराम से चल जाएगा। लेकिन उनके हस्बैंड ये बोलते थे कि औरतें हमारी जो घर की है वो कभी बाहर जाकर काम नहीं करती है, तो इसीलिए तुम ये सब काम करने के बारे में सोचो भी मत। और पूर्वा दास को बार बार उनके जो हस्बैंड थे वो ये प्रेशराइज करते थे कि तुम इस बच्चे को एडॉप्शन के लिए डाल दो। मैं फिर से कहना चाहती हूँ, ये बच्चा करीबन 7, 8 या फिर 9 महीने का हो जाएगा। अब जब पूर्वा दास ने रिपीटेडली मना किया कि वो इस बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, तो तब जो उनके हस्बैंड है वो ये बोलते हैं कि तो ठीक है, तो मैं तुमको डिवोर्स दे देता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे औरत के साथ नहीं रह पाऊँगा जिसके पास ऐसा बच्चा हो। ये सुनना एक माँ के लिए बहुत ही क्या कहूँ, दिल में लगती है ऐसी बात। अगर आप एक माँ हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगी कि वो औरत किस दौर से गुजर रही होगी, उनके ऊपर कैसा मेंटल प्रेशर रहा होगा। उन्होंने फाइनली अपने हस्बैंड को ये कहा कि हाँ चलो ठीक है, अगर आपको मुझे डिवोर्स दे देना है तो दे दीजिए, लेकिन मैं अपने बच्चे को कभी भी एडॉप्शन के लिए नहीं दे रही हूँ, और ये बात आप लिख लीजिए। हुआ भी कुछ ऐसा ही, उनके हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया और ये चीज़ें जो थी ना ये बहुत रैपिडली हो रही थी, ऐसा पूर्वा दास को लग रहा था। और उनके मन में एक ये भी टेंशन गूंज रहा था कि अब मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी,
ठीक है ना। मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी, इतना कम पैसा होगा और मैं खुद कुछ कमाते भी नहीं हूँ, तो मैं आखिर क्या करूँ। उन्होंने तब घर घर जाकर ट्यूशन्स करवाना शुरू कर दिया और जितने भी छोटे बड़े काम थे वो क्या करते थे, क्योंकि अभी उनको अपने बच्चे लोगों को देखना था। उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा मकान लिया, वो पढ़ाई भी करती थी, अपने बच्चों को पढ़ाती भी थी और दिन बहुत बुरे गुजर रहे थे। इन द मीन टाइम डिवोर्स की बातें भी आगे बढ़ने लगी और ये आया कि उनके जो हस्बैंड है वो उनको मंथली कुछ पैसे दे दिया करें। पूर्वा दास जी ने तब ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मुझे कहीं और जाना होगा। लकीली उनको एक जॉब मिल जाती है और वो जॉब और कहीं नहीं, वो जॉब हिमाचल प्रदेश में लगती है। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं ना, तो मैं आपको बता दूँ कि कहानी अब से शुरू होती है। पूर्वा दास जब हिमाचल प्रदेश के उस ऑफिस में ज्वाइन करती है तो पहले दिन उनको सब कुछ बहुत सही लगता है कि वो पहले जाकर एक होटल जैसे कुछ था वहाँ पे रहती थी, जिसका किराया बहुत कम था और इसी के कारण सुख सुविधाएं भी कम थी। औरत होने के कारण उनको बहुत सारे चीज़ों का आमना सामना करना पड़ता था जो शायद ही एक मर्द करे। साथ में उनके 2 बच्चे भी थे। एक बच्चा ऐसा था जो स्कूल जाता था, टेम्परेरीली उसका स्कूल अब बंद हो गया, और एक ऐसा बच्चा था जो उठकर बैठ भी नहीं पाता था। जब एक दिन वो ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर मैं कितना दिन होटल में बिताऊं, कि तभी एक औरत आती है। उसके हाथ में एक बहुत ही पुराना सा पेपर होता है और इस पेपर में एक एड्रेस लिखा हुआ होता है। और उस जगह को जब पूर्वा दास विज़िट करने जाती है तो उनको ये पता चलता है कि ये घर बहुत बड़ा है, बहुत सालों से ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है और इसका जो किराया है वो बहुत कम है। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये घटना 2001 की है। ये चीज़ जो घट रही थी ये 2001 की घटना है, ठीक है। पूर्वा दास उस पर्ची में दिए गए उस टेलीफोन नंबर को डायल करती है और फिर एक बहुत बुरा सा आदमी शाम के वक्त उस घर के गेट के ठीक सामने में आकर खड़ा हो जाता है। पूर्वा दास उनसे बातें करती है और कहती है कि मुझे इस घर को किराए में लेना है। वो आदमी सब कुछ कह देता है और अंततः पूर्वा दास उस घर के अंदर दाखिल हो जाती है। 1-2 दिन बहुत आराम से कटा। पूर्वा दास उस घर में, वहाँ पे बिस्तर भी था, वहाँ पे खाना पकाने का सारा सामान था, यानी कि वो सिर्फ एक घर नहीं था बल्कि एक पूरा बना बनाया संसार था जहाँ पे पूर्वा दास अपने बच्चों के साथ जाकर बस चुकी थी। पूर्वा दास बहुत खुश थी, लेकिन एक चीज़ पूर्वा दास को इस घर में बहुत खटकती थी और वो ये थी कि जो उनके बड़े लड़के का जो कमरा था ना, उस कमरे में वो एक हरे कलर का हमेशा एक वो 0 पावर का बल्ब लगा कर रखा करती थी। वो बल्ब अक्सर टूट जाया करता था। फिर उन्होंने सोचा कि उनका लड़का तो बड़ा बदमाश है, शायद वही कुछ करता होगा। कभी कभार वो अपने लड़के को डांट भी दिया करती थी कि आखिर तू ये सब क्यों करता रहता है। कभी कभार ऐसा भी होता था कि एक हफ्ते में 4-5 ऐसे 0 पावर के बल्ब टूट जाते थे और उनका लड़का हर वक्त यही बोलता था कि माँ, मैंने कुछ नहीं किया, ये लाइट्स अपने आप ही फूट जाती है, मैं क्यों फोड़ूंगा लाइट्स को, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगले दिन जब रोहित सोकर उठता है तो करीबन 1-2 घंटे के बाद वो ऐसे उबासी लेना शुरू करता है। पूर्वा दास एकदम गुस्से में बोलते हैं कि अरे आज तो संडे है, तू 9:30 बजे तक सोया, लेकिन तब भी तो उबासियाँ ले रहा है, आखिर क्यों? तब रोहित कहता है कि अरे माँ, तुम ही मेरे कमरे में रात को 9 बजे से आकर खेलना कूदना शुरू कर देती हो। हाँ, खेलना कूदना, और मैं? ऐसा पूर्वा दास जी कहती है। रोहित कहता है कि हाँ, तुम ही तो कूदती रहती हो, खेलती रहती हो, यहाँ वहाँ दौड़ती रहती हो, बिस्तर के नीचे से निकल के मुझे डराने की कोशिश करती हो, लेकिन तुमको क्या लगता है कि मैं डर जाऊँगा? अरे वो मेरा छोटा भाई डरता होगा तुमसे, मैं नहीं डरता। पूर्वा दास कहती है कि तू पागल हो चुका है क्या? मैं ये सब क्यों करूँगी तेरे साथ?
रोहित और पूर्वा दास के बीच में कुछ थोड़ी बहुत झड़प हो गई। इसके बाद पूर्वा दास थोड़ी देर शांत बैठती है और वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करती है कि आखिर रोहित ने ऐसा क्यों कहा कि मैं उसके साथ खेलती कूदती रहती हूँ। मजाक तो वो शायद नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अब वो इतना मैच्योर तो हो चुका है कि वो मेरे साथ ऐसा मजाक नहीं करेगा। जब लंच का वक्त आया तो पूर्वा दास जी रोहित को बुलाती है और कहती है कि मैं तेरे साथ क्या क्या खेलती हूँ तो मुझे थोड़ा सा बताएगा। वो क्या होता है ना, इतना प्रेशर रहता है कि मैं भूल ही जाती हूँ। आज कुछ नया गेम ट्राई करेंगे। तो रोहित कहता है कि अरे आप तो डेली वही करती हो ना। जब मैं सो जाता हूँ करीबन 10-15 मिनट बाद आप मेरे बिस्तर से निकलती हो और ऐसे ऐसे करती रहती हो। सिर्फ ये क्या गेम हुआ? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि चलो हम लोग कुछ और खेलते हैं। तो आप ऐसे पूरे फ्लोर में ऐसे आप रेंगती रहती हो, कभी उठ के खड़ी नहीं होती हो, और जब मैं कुछ बोलता हूँ आपको तो आप हंसती रहती हो। और ये जो मेरा छोटा भाई ये रोता रहता है। थोड़ी देर बाद आप वापस से आती हो कमरे के अंदर और मेरे भाई को लेके चले जाती हो। तब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि आखिर आप इतना टाइम जब रेंग रहे थे तो एकदम से आप कमरे के बाहर से कैसे आते हैं? फिर मैं सो जाता हूँ। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। पूर्वा दास ये सुनने के बाद वो थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो गई, क्योंकि आखिर रोहित ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि मैं क्यों निकलूँगी बिस्तर के नीचे से? इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो इसके बाद पूर्वा दास रोहित को कहती है कि चलो ठीक है, आज रात को हम लोग नया गेम खेलेंगे। जब भी तुम मुझे देखोगे ना तो तुम ये टॉर्च मेरे चेहरे पे मारना एकदम से, और जब तुम उस टॉर्च को मेरे चेहरे पे मारोगे वापस से मैं अपने हाथों से टॉर्च निकाल कर तुम्हारे चेहरे पे मारूंगी, ठीक है? रोहित कहता है हाँ चलो ठीक है। लंच ख़त्म हो गया, इवनिंग का स्नैक भी ख़त्म हो गया। रात के डिनर के वक्त अब पूर्वा दास रोहित को ठीक 9 बजे उसके कमरे में सुलाने को जाती है, डरती डरती, और रोहित के हाथ में वो टॉर्च दे देती है। और जो वो छोटा सा बच्चा था जो स्ट्रॉलर में था, उस बच्चे को भी वो कमरे के ठीक उसी जगह रख देती है जहाँ पे वो उसको हर दिन रखा करती थी। ठीक 9-10 होने के साथ ही साथ पूर्वा दास का जो छोटा सा लड़का था वो एकदम से रोना चालू कर देता है। और जब पूर्वा दास वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है तो मानो कोई अंदर से उस दरवाजे को लॉक लगाकर बैठा हुआ है। पूर्वा दास बाहर से बहुत खींचने की कोशिश करती है उस दरवाजे को, लेकिन वो दरवाज़ा खुलता नहीं है। और अंदर से वो छोटे से बच्चे की चीख, रोना, साथ में रोहित का भी रोना पूर्वा दास को मानो पागल कर रहा था। कुछ समय बाद लाइट एकदम से चली जाती है। पूर्वा दास दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। वो दरवाजे को मानो तोड़ ही डालेगी कि एकदम से दरवाज़ा खुल जाता है और पूर्वा दास एकदम अपने बच्चे के सामने आकर गिर जाती है। और रोहित डर के मारे, उसकी बहुत बुरी अवस्था थी। पूर्वा दास अपने बड़े बच्चे रोहित को और उनका छोटा सा जो बच्चा था जो स्ट्रॉलर में था, उस स्ट्रॉलर को खींचकर जब बाहर लाती है तो पाती है कि वो छोटा सा बच्चा उस स्ट्रॉलर में है ही नहीं। पूर्वा दास वापस से अंदर जाती है। अभी भी पूर्वा दास के हाथ में कोई लाइट सोर्सेस अवेलेबल नहीं था। रोहित एकदम से वो टॉर्च अपने मम्मी के हाथों में देता है और पूर्वा दास अपने बच्चे को ढूंढने के लिए नीचे इधर उधर हर जगह ढूंढती है, लेकिन उनको अपना छोटा सा लड़का कहीं पे भी नहीं मिलता है। आखिर वो लड़का उस कमरे से कहाँ जा सकता है? स्ट्रॉलर तो वहीं पे था, रोहित वहीं पे था, खिड़कियाँ सब बंद पड़ी थी। आखिर वो छोटा सा बच्चा कहाँ चला गया? एकदम से उनको सुनाई पड़ती है कि एक छोटा सा बच्चा उनके घर के ठीक बाहर से रो रहा है। पूर्वा दास घर से एकदम दौड़कर अपने बच्चे रोहित को हाथों में पकड़कर जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो बच्चा उनका छोटा सा वो खिड़की के उस पार बैठकर रो रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ
कि वो जो छोटा सा जो लड़का था ना, उसको एक मेडिकल कंडीशन था, और वो ये था कि वो बच्चा कभी बैठ नहीं सकता है या फिर कभी खड़ा नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस उस बच्चे को मेडिकल अटेंशन ना मिले। पूर्वा दास तब ये सब समझ नहीं पा रही थी। बच्चे को उठाकर वो हर एक घर में दौड़कर मदद मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। पूर्वा दास थक हार कर वापस से घर के अंदर आ जाती है और एकदम से बिजली आ जाती है। तब पूर्वा दास तब रोहित को पूछती है कि आखिर तूने ऐसा क्या देखा। तो रोहित कहता है कि माँ, वो औरत आप नहीं हो। पूर्वा दास कहती है कि हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन वो औरत आखिर कौन है? वो औरत आखिर कौन है और कैसी दिखती है? तो रोहित कहता है कि वो औरत बहुत अजीब सी है। ऐसे हाथ ऐसे पीछे करके, आप लोग इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम लोग क्रॉल करते हैं ना, तो हाथों के बल पर क्रॉल करते हैं, ऐसे ऐसे करके, इज़न्ट इट? लेकिन वो औरत जब क्रॉल करती है ना, तो हाथों को पीछे करके, पैरों को ऐसा पीछे करके, ऐसे उलट के वो क्रॉल करती है, ठीक है? और जब वो बिस्तर के नीचे से ऐसे क्रॉल करके निकलती है, ऐसे ऐसे करके, मतलब उलट के, फिर वो जब बिस्तर के सामने आती है तो एकदम से ऐसे सीधा होकर बैठ जाती है और दोनों हाथों को ऐसे करके रखती है, और रोहित को देखकर एक बार ऐसे करती है और एक बार ऐसे करती है। अभी आप इस पूरे दृश्य को एक बार इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा कि एक औरत क्रॉल करके निकलती है, लेकिन ऐसे हाथों के बल पर सामने में नहीं, बल्कि पीछे होकर, और वो बिस्तर के सामने में ठीक ऐसे उठकर बैठ जाती है, और वो रोहित को, उस छोटे से उस लड़के को ऐसे ऐसे करके देखती रहती है। और जब उस दिन रोहित ने उस औरत के मुंह पर टॉर्च मारा, तो उसने ये देखा कि वो औरत का जो शक्ल था वैसा पूरा घुमा हुआ था। मतलब हमारे जो आँख होते हैं ना, ये नाक और होंठ, ये जो होते हैं ना, अगर कोई ऐसे, अगर ये पेंटिंग हुआ तो कोई अगर ब्रश से ऐसा घुमा दे, वैसा वाला शक्ल था उस औरत का। रोहित ने जब ये चीज़ डिस्क्राइब की अपने मम्मी को, तो एकदम से मम्मी ये देखती है कि घर के बाहर में नहीं होने से भी 100 लोग मौजूद थे घर के बाहर, और वो खिड़की से एकदम रोहित और उसके मम्मी को झांक रहे थे। एकदम एक बार सर को ऐसे करते हुए, दूसरे बार ऐसे करते हुए, ऐसे टिल्टिंग मोशन में बार बार ऐसे ऐसे करते हुए, कोई हंस रहा था, कोई बड़ा अजीब क्रीपी सा स्माइल दे रहा था, और कोई लोग एकदम सीरियस थे। जब बिजली एकदम से आ जाती है तो एकदम से सारे लोग गायब, सब लोग गायब वहाँ से। पूर्वा दास को तब बहुत डर लगता है, और वो ये सोचती है कि पता नहीं ये जगह कैसा होगा, शायद मैं यहाँ पे आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है, मैं इस जगह को कल ही छोड़ दूँगी। कहने की साथ ही साथ रोहित का जो कमरा जो था, उसमें जो दरवाज़ा लगा हुआ था, वो एकदम बैंग ऐसे करके लग जाता है। लगने के साथ ही साथ धीरे से वो दरवाज़ा खुलता है, और वही औरत उस दरवाजे से ऐसे उल्टा क्रॉल करती हुई पूर्वा दास को देखती रहती है। एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा पूर्वा दास को उस घर में बिताते हुए, और ये घटना, ये रात शायद उनको पूरी ज़िंदगी भर याद रहेगी। और वो दरवाज़ा जैसे धीरे से खुलता है, और वही चीज़ पूर्वा दास के ठीक सामने में ऐसे उलटकर उनको देख रही थी कि एकदम से दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगले दिन सुबह जब पूर्वा दास उठती है, तो वो ये डिसाइड करती है कि उनको इस घर पे बिल्कुल भी नहीं रहना। और वो जब ऑफिस जाती है, आज मंडे का दिन था, सुबह सुबह रोहित को वो तैयार करने के लिए जब जाती है, तो पाती है कि रोहित कुछ चीज़, एक डायरी जैसा कुछ पढ़ रहा है। तो एकदम से पूर्वा दास रोहित को टोकते हुए कहती है कि तुझे पता नहीं, ऐसे लोगों के डायरी नहीं पढ़ा करते, तू बच्चा है ना अभी, तू इसको रख। तो रोहित कहता है कि अरे माँ, ये तो मेरे इसमें तकिए के नीचे में रख दिया था किसी ने, तो इसलिए मैंने सोचा कि शायद मेरे लिए होगा, इसलिए मैं पढ़ना चालू कर रहा था।
लेकिन मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की, मैं बस इसको खोलकर देख ही रहा था कि आप एकदम से आ गई। तो रोहित की मम्मी ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम अभी तैयार हो जाओ, स्कूल भी जाना है, मुझे ऑफिस भी जाना है। जब ये सब चीज़ें करने के बाद रोहित की मम्मी यानी कि पूर्वा दास जब वो वापस से तैयार होने को जाती है तो उनके मन में एकदम से एक चीज़ आती है कि मैं एक बार पढ़ के देखूँ तो इसमें आखिर ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो जब वो उस डायरी को खोलती है, एकदम पहले में नाम लिखा हुआ था मिताली वैशिष्ट, आपका स्वागत करती है अपनी दुनिया में। पूर्वा दास इस एंट्री को देखने के साथ ही साथ डेट देखती है। डेट था 7 जुलाई 1965। पहला एंट्री, आज मेरी शादी होकर मैं हिमाचल प्रदेश आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन आज मुझे ये पता चला है कि मैं अपनी पति की पहली बीवी नहीं हूँ, मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। और जब मैंने उनको उनके पहली बीवी के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि उसको बहुत बुरी बीमारी हुई थी और इसलिए वो मर गई। इसके बाद पूर्वा दास और एक एंट्री पढ़ने के लिए रेडी हो जाती है और वो एंट्री करीबन 2-3 महीने बाद की है। इस पे मिताली वैशिष्ट द्वारा ये लिखा गया है कि आज मेरी सासू माँ ने मुझे ये कहा कि मेरी जितनी भी जेवरात है वो सब मैं उनके हाथों में दे दूँ और अपने मायके से मुझे कुछ सामान भी लाकर उन्हें देना है, नहीं तो वो मुझे इस घर में रहने नहीं देंगी। और वो एंट्री वहाँ पे ख़त्म। तब एकदम से पूर्वा दास समय की ओर यानी कि घड़ी की ओर देखती है और पाती है कि वो लेट हो रही है। वो उस डायरी को अपने साथ ऑफिस में लेके जाती है और उसके बाद अगला एंट्री पढ़ती है। अगले एंट्री में ये लिखा हुआ था कि मैं बता नहीं सकती कि मेरे साथ यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। मेरे पति मुझे बहुत मारते पीटते हैं और आज उन्होंने मुझे हाथ पैर बांध कर उल्टा लटका कर बहुत मारा। मेरे पूरे शरीर में दर्द है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। पूर्वा दास बस 3 एंट्री पढ़कर मानो उनको बहुत बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आ रहा था। उस डायरी की आखिरी एंट्री में ये लिखा हुआ था कि मेरे बच्चे को उन लोगों ने नहीं छोड़ा, मुझे बहुत मारा पीटा गया, मेरी सारी चीज़ें उन्होंने रख ली और मेरे बच्चे को भी शायद उन्होंने अपने पास रख लिया होगा। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगी। अगर मेरा बच्चा ये एंट्री कभी पढ़ता है तो मैं उसको ये कहना चाहती हूँ कि मैं तेरी माँ थी, मैं तुझे बहुत पसंद करती हूँ। जब पूर्वा दास उस डायरी को बंद ही करने वाली थी कि तेज़ हवा का झोंका आया और उस डायरी को एकदम से आखिरी पन्ने तक लेकर चला गया, एकदम आखिरी पन्ने तक। उस डायरी में करीबन 100 से 200 पेजेस होंगे और हवा इतना तेज़ था कि इस डायरी को आखिरी पन्ने तक लेके चला गया और उस आखिरी पन्ने में ये लिखा हुआ था कि मेरे बच्चे को उन लोगों ने नहीं छोड़ा, मेरे सामने में उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, मैं अब और नहीं रह सकती, मुझे आज बांधकर बहुत मारा गया, मैं शायद अब इस दुनिया में कभी ना रहूं, जिस दुनिया में मेरा बच्चा नहीं, मैं भी नहीं। बस ये डायरी यहाँ तक ख़त्म। पूर्वा दास जब वापस से घर आती है तो वो दोनों बच्चे को उस रूम में नहीं रखती है, वो दूसरे वाले कमरे में ले जाकर दोनों बच्चों को सुला देती है खिला पिलाकर और वो अपने बड़े लड़के के उस रूम में जाकर बैठती है, उस डायरी को खोलती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, मैं तुमको कैसे मदद कर सकती हूँ, अगर मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तो बताओ, क्योंकि मैं भी एक ऐसी माँ हूँ जिसे अपने बच्चों की फ़िक्र है। जैसे तुमने अपने बच्चे को खोया है, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती, मैं इतनी दूर से यहाँ पे अपने बच्चों के लिए आई हूँ, अगर तुम्हें मैं कैसे भी मदद कर सकती हूँ तो मुझे बताओ। तो एकदम से
पूरे घर की बिजली चली जाती है और उस कमरे में जो लाइट उन्होंने सुबह लगाई थी, ज़ीरो पावर, लाल कलर की ज़ीरो पावर की लाइट, वो लाइट एकदम से फूट जाती है और दरवाज़ा जो था उस कमरे का एकदम से बंद। पूर्वा दास डर के मारे वहाँ पे सिकुड़ के कोने में बैठ जाती है तो उनको सुनाई देता है कि कुछ चीज़ ऐसे जो उनका जो बिस्तर था उससे ऐसे निकल रहा है, क्रॉल करते हुए। वही वाला चीज़ ऐसे उल्टा कर कर क्रॉल कर कर वो चीज़ कुछ निकल रहा है और बिस्तर में 2 हाथ ऐसे देकर एक औरत ऐसी और ऐसी कर रही थी। इफ़ यू कैन इमेजिन, अगर आप इस चीज़ को विजुलाइज कर सकते हैं तो ये चीज़ काफ़ी क्रीपी है, बहुत ज़्यादा क्रीपी। पूर्वा दास उस चीज़ को, वो जो भी कुछ था उसको बताती है कि देखो तुम मुझे डराओ मत, मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर ये सब चीज़ें करती रहोगी तो मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो एकदम से वो औरत उस डायरी को और उस कलम को मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट खींच कर अपने ओर लेके बिस्तर के नीचे चली जाती है और एकदम से बिजली आ जाती है और तेज़ हवा खिड़की से कमरे के अंदर आना शुरू होता है। रिमेंबर, बिजली लेकिन आ चुकी थी और वो जो डायरी का जो पन्ना जो था ना, वो पन्ना सब किसी ने मानो ऐसे डायरी के पन्नों को फाड़ फाड़ कर वो हवा के झोंके के साथ वो इधर उधर में भेज रहा था। ऐसा ही कुछ दृश्य था। पूरे कमरे में उस डायरी का पन्ना बिखरा पड़ा हुआ था, बहुत सारे पन्ने बिखरे पड़े हुए थे। पूर्वा दास जाकर वो सारे पन्नों को कलेक्ट करती है और उस कमरे से उनका जो बड़ा बच्चा जो था वो एकदम दौड़ कर आता है। जब वो बड़ा सा लड़का दौड़ कर आता है उस कमरे में, जिस कमरे में पूर्वा दास बैठी हुई थी, उनको एकदम से सुनाई देता है कि जिस कमरे में उनका छोटा लड़का था जो स्ट्रॉलर में था, उस कमरे का दरवाज़ा बैंग कर कर लग गया वापस और अंदर से वो छोटा सा बच्चा रो रहा है, चिल्ला रहा है और पूर्वा दास फिर से दौड़ कर उस कमरे के ओर जाती है, दरवाजे को पीटती रहती है और बाहर में जाकर बहुत सारे लोगों को चिल्ला चिल्ला कर वापस से मदद मांगती है, लेकिन कोई नहीं आता है उनको मदद करने के लिए। कि तभी वही बूढ़ा सा आदमी जिन्होंने पूर्वा दास को इस घर को रेंट में दिया था, वो आदमी आता है। जब वो आदमी आता है ना, एकदम से सब कुछ मानो शांत हो जाता है और वो दरवाज़ा जो बंद था वो दरवाज़ा खुल जाता है। कमरे के अंदर में वो छोटा सा बच्चा स्ट्रॉलर में पूर्वा दास की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। जब पूर्वा दास अपने बच्चे को गोदी में उठाकर स्ट्रॉलर को बाहर खींचने की कोशिश कर रही थी तो वो बच्चा उनके गोदी से उतरने की कोशिश कर रहा था और एकदम से वो बच्चा नीचे गिर जाता है और गिरने के साथ ही साथ वो बच्चा अब बैठता नहीं है, बस खड़ा हो जाता है। और ये बहुत ही अजीब था क्योंकि इस बच्चे को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, लेकिन आज ये बच्चा एकदम से पूरी ठीक हो गया। वो बूढ़ा सा आदमी पूर्वा दास के पास आता है और कहने लगता है कि अब चलिए मेरे साथ बाहर। और जब बाहर जाने के बाद वो बूढ़ा सा आदमी कहता है कि मैं इस घर का देख रेख करता हूँ, मैं बस इस घर का केयर टेकर हूँ और मुझे पता नहीं आपको मेरा ये एड्रेस या फिर ये फ़ोन नंबर कैसे मिला। यहाँ पे किसी के भी पास मेरा फ़ोन नंबर मौजूद नहीं है। तो पूर्वा दास कहती है कि जब मैं ऑफिस में थी तो एक बूढ़ी औरत आई थी मेरे पास और एक पर्ची में आपका नंबर और आपका एड्रेस दे के गई थी, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया। और वो बूढ़ी सी औरत कैसी थी दिखने में कि तभी वो आदमी एक तस्वीर निकालकर पूर्वा दास की ओर बढ़ाता है और जब वो तस्वीर पूर्वा दास देखती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि ये बूढ़ी औरत का जो शक्ल है वो इस तस्वीर में ये जो औरत थी शादीशुदा, इससे मिलती है। कि तभी पूर्वा दास पूछती है उस आदमी से कि आखिर ये औरत कौन है। तब वो आदमी कहता है ये औरत और कोई नहीं, मैताली वैशिष्ट है, जिसका ना कि ये घर था और इसी घर में उनको बहुत बुरी तरह से मार पीट कर ख़त्म कर दिया गया था।
या फिर ऐसे भी तब तो लोग ऐसा कहते थे कि उन्होंने ही अपने आप को खुद ख़त्म कर लिया था, क्योंकि वो अपने बच्चे को रख नहीं पाई थी। मिताली वैशिष्ट ही वो औरत थी जिन्होंने पूर्वा दास को वो पर्ची लाकर दी थी कि तुम इस घर में जाकर रहो। पूर्वा दास बहुत शॉक्ड थी और एकदम से वो देखती है, जब वो अपने छोटे से बच्चे को गोद में उठाती है और घर से बाहर निकलने जाती है, तो वो पाती है कि वो छोटा सा बच्चा पूर्वा दास के गोदी में तो था, लेकिन हाथ उठाकर ऐसा किसी को दिखा रहा था। जब पूर्वा दास पीछे घूमकर देखती है तो वो पाती है कि उनके बड़े लड़के के कमरे से वही औरत ऐसे ही पोजीशन में उनको झांक कर हंस रही थी। उनको समझ में आ रहा था वो औरत हंस रही थी, और वो तब अपने बच्चे को गोदी में उठाकर उस घर से निकल जाती है और पूरा कहानी सुनती है। इसके बाद पूर्वा दास उस घर में 9 साल रहती है। उनके हस्बैंड ने और उनके मम्मी पापा ने पूर्वा दास से कांटेक्ट करने की कोशिश की, एक साथ रहने की गुजारिश भी की, लेकिन पूर्वा दास नहीं मानी। अभी पूर्वा दास बहुत खुश है। आज तो 2023 है, ये कहानी 2001 की है। और आज की कहानी इतना तक। और अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास भी ऐसी कुछ एक्सपीरियंसेस है तो आप डेफ़िनेटली मुझे इंस्टाग्राम पर लिख के भेज सकते हैं। एंड मैं इन सब कहानियों को सच मानकर ही अपलोड करती हूँ।